hello, welcome to all my channel Tansuman classes, and I'm Suman Kanwar, teach you chapter number 1, resources and development. So as you know, human beings have a kind of interaction with the physical environment, technology and institution. We read already in previous part first, and how resources are important for us and in our daily life, importance of resources, how we utilize these resources at a better techniques, and why we conserve them. हमें इन सबको बचाने की ज़रूरत क्यों है, और ये जो मदर गिफ्ट हमें, जो मदर अर्थ ने ये जो गिफ्ट दिया है, इन सबको हमें संभाल कर अपने आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को क्यों गिफ्ट करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, इन्हीं के बेहतर उपयोग से हम हमारे जीवन को और आसान बना लेते हैं और उपयोगी बना लेते हैं. तो रिसोर्सेज जो है, इनमें हमने आपको जैसे कि पहले पढ़ा है कि हमारे जो भूताप है, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये है. तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि हमें हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना पड़ेगा. सो वेलकम टू ऑल माय चैनल तंसुमन क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो यू विल गेट मोर वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय channel. So let's start the next topic, land resources. What is land resources? So land is, it is not suitable for all everywhere. जैसा कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो जो है वो हर जगह एक जैसे नहीं होती है. Because of the lot of additional condition that affective life, parts of land not suitable for all living are said to be inhabitable, while ones who people live in another said to be inhabited. Some factors are affecting of the habitability of place or topography, height of sea level, climate, fertility of soil, vegetation, etc. People can't live in a dense forest or desert. So they cannot live in a high slopes of mountain areas, low-lying areas, while there is a possibility of floods and waterlogging. So plain and river valleys are the places where the agriculture is suited. So most of the world population live in this such areas, and they are heavily populated. जो कि हमारे जो ज़मीन है, लैंड रिसोर्सेज है, उनका अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है. हर जगह ज़मीन नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटूस है. सो द टॉपोग्राफी ऑफ द लैंड इज बेसिकली द रीज़न. तो ये क्या कारण है ऐसे, और किस तरीके से जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन कर सके, और जो इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स हैं वो हमारे लिए कैसे रिसोर्सेज इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में. नेचुरल वेजिटेशन जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है, और साथ ही साथ में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के ऊपर लैंड जो है, लैंड रिसोर्सेज का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लैंड रिसोर्सेज. We live on land, we perform our economic activity on land, and we use it in a different ways. Thus, the land is a natural resources of almost important. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication system. However, land is a assist of the finest magnitude. Therefore, it is important to use. यानी कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो भूमि है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरीके से संसाधन है, और इसको किस तरीके से हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये आज हमें पढ़ना ज़रूरी है. जैसा कि वनस्पति है, वेजिटेशन है, और साथ ही साथ में जो वन भूमि जो है, और साथ में वन्य जीव जो हैं, इंसानी जो मानव जीवन है, उसके आर्थिक जो क्रियाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है, और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, दूर संचार के जो साधन हैं, ये सब भूमि पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. अब ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं? सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ वेरियस पर्पस एज केयरफुल प्लानिंग. जैसा कि हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि लैंड हमारे लिए किस तरीके से यूटिलाइजेशन है. आप फिगर नंबर 1.3 में देखिए, इंडिया का लैंड अंडर इंपॉर्टेंस रिलीफ फीचर्स दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से ब्लू वाला पोर्शन प्लेन एरिया को दिखा रहा है, एंड प्लेन एरिया 43% दिखा रहा है. सेकेंड वन इज पिंक कलर में आपको माउंटेन एरियाज दिखाया जा रहा है, जो कि 30% एरिया कवर करता है लैंड का, एंड क्रीमिश कलर आपको प्लेटूज जो पठारी प्रदेश है वो है 27%. अब आप ये देखिए कि किस तरीके से लैंड का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, प्लेन एरिया में अधिक क्यों है. प्लेन एरिया में बिकॉज इट इज़ मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू अनदर, और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है,
तो आप ये देखिए 43% है, और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स हम रीड करेंगे. सो अवेलेबल लैंड फॉर द वेरियस पर्पस. सो इंडिया हैज अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, plateaus, plain and islands. About 43% the land area is plain. जैसा कि आपको हमने पाई डायग्राम जो नीचे दे रखा था अभी रीड किया है कि किस तरीके से माउंटेन, प्लेटूज और प्लेन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और साथ ही साथ में जो लैंड एरिया है वो 43% है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. क्यों? माउंटेन, आप ये देखिए 43% जो एरिया है उसमें खेती संभव है, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज भी यहीं पे स्टैब्लिश करी गई है. माउंटेन अकाउंट ऑफ द 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर एंड अ पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ द टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एक्सेप्ट. यानी जो कि पहाड़ी प्रदेश है, जो माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पे आपको 30% ये दिखाया गया है कि किस तरीके से 30% जो एरिया है वो माउंटेन एरिया है, और माउंटेन एरिया में जिस तरीके से टूरिस्ट प्लेस जो है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है. फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर है ना, अब ये माउंटेन एरिया है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं. साथ ही साथ जो रिवर्स है वो हमें प्रोवाइड करती है पानी, और 27% जो एरिया है कंट्री का वो प्लेटू रीजन है. अब प्लेटू रीजन में रिच रिजर्व सोर्सेज, यहाँ पे कि जो सोर्सेज है रिजर्व करे गए हैं, हमारे जो मिनरल है, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट है, ये ज़्यादा रिच एरिया है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो आपको अलग अलग तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन फॉलोइंग पर्पस के लिए किया जाता है. तो फर्स्ट इज फॉरेस्ट यानी वन क्षेत्र. सेकंड वन इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन, वो जमीन जो कि अनुपलब्ध है, अनअवेलेबल है, किसके लिए? कल्टिवेशन के लिए, कृषि के लिए. एंड कौन कौन सी है जो कि अवेलेबल नहीं है? बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी जो कि बंजर और उपयोगी होती है, जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, बंजर जमीन को हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं. एंड लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग्स, रोड एंड फैक्ट्रीज, जैसा कि जो कि गैर पारंपरिक तरीके से, जैसे कि भूमि है जिन पे इमारतें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, उद्योग बना है, इनको हम ये हमारे लिए लैंड यूज नहीं आ पा रही है, ये यहाँ पे खेती नहीं है संभव. अनदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और जैसा कि दूसरी अनकल्टिवेटेड जमीन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जैसा कि जो स्थायी चारागाह है, और साथ ही साथ में गौचर जो भूमि है, ग्रेजिंग जो लैंड होती है, वो हमारे लिए अनकल्टिवेटेड लैंड में शामिल होती है. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोन, जहाँ पे कि जो अलग अलग तरीके के फसलें उगाई जाती हैं, बाग लगाए जाते हैं, जिनका कि मिसलेनियस क्रॉप के रूप में इस्तेमाल होता है. एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कि हमारे कृषि योग्य बंजर भूमि है, जिसे कि फॉर द 5 एग्रीकल्चर ईयर्स में जिनको शामिल किया जाता है, जिसे कि 5 से अधिक वर्षों के लिए जिसमें खेती ना किया जाए. एज फॉलो लैंड्स, एज द करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than एग्रीकल्चर ईयर, जहाँ पे कि पड़ती भूमि होती है, जहाँ पे कि खेती उससे 5 और 5 वर्ष से कम जहाँ पे खेती ना की गई हो, उसको करंट फॉलो लैंड बोलते हैं. Another current fallow left cultivated for the past 1 to 5 years, यानी जहाँ पे कि 1 से 5 साल के लिए खेती ना की गई हो. And not shown area, the physical extent of the land on which crops are sown, harvested is known as a set sown area, जहाँ पे कि खेती होती है, जिस पर कि फसलें उगाई और काटी जाती हैं, उनको नेवल एरिया बोलते हैं, और जो कि बोया जाता है. जैसे कि एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है, यहाँ पे जो कि सोन एरिया कहलाता है. और यहाँ पे लैंड यूज पैटर्न जो है इंडिया में वो किस तरीके से होता है, तो लैंड यूज पैटर्न जो है उसका भी आपको तरीका दिया गया है किस तरीके से है. So the land use of the determined both the physical factor as topography,
climate, soil type of well as human factors as a population density, technology, capability of culture and tradition. यानी कि आपको जो जमीन है वो किस तरीके से आपको उसका पैटर्न दिया हुआ है, किस तरीके से हम उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं. आप ये देखिए, आपको जनरल जो लैंड यूज कैटेगरीज दे रखी है इन 1960, 61 और जनरल यूज ऑफ कैटेगरीज 2014 एंड 15. यानी किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया था, ये देखिए आप, फॉरेस्ट एरिया जो ब्लूइश में दे रखा है आपको 18.11 था, जो कि अब यहाँ पे देखिए 23.3 है. ठीक है. और बैरन अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड जो थी वो 12% थी, जबकि अब ये कितनी रह गई है 5.5. यानी हमने उसको यूज करना देख लिया है. और साथ ही साथ में अब आप ये देखिए एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी वो जमीन जो यूज नहीं आ रही है, तो 4.95 थी पहले, जो कि अब है 8.7%. एंड परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जो है वो है 4.71, जबकि अब हमारे पास में 3.3 रह गई है. ऐसा अगर आप सब देखें, अंडर मिस ट्री एंड क्रॉप ग्रोन, जो ब्लूइश कलर है पहले ट्री और जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती थी, ये 1.5 है, जबकि अब सिर्फ 1 पॉइंट हमारे पास में रह गया है. और ये जो नेट शोन एरिया जो दिखाया जा रहा है वो 45.5 है, जबकि ये हमारे पास पहले 45.26 था. तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज 3.28 million square kilometer. Land use data, however, it is available for the 93% of the total geographical area. Because of land use reporting, most of the northern eastern state Assam has not been done fully. Moreover, how areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan, China have also not been surveyed. जिसमें कि आपको दिखाया जा रहा है ये कि भूमि का जो उपयोग है वो किस तरीके से गया गया है. तो 3.28 लाख किलोमीटर जो है, परंतु इसमें 93% भूभाग ऐसा है जिसमें कि असम को छोड़कर और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है. जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान में भी और चीन के अधिकृत जो क्षेत्र हैं उसका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है. आप ये देखिए, द लैंड अंडर परमानेंट पॉस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज, और कैसे डिक्रीज हुआ है भूमि का जो उपयोग है. हाउ एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन देयर पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द consequences of it. Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality of cost of civilization. यानी कि जो पुअर क्वालिटी है इसको किस तरीके से हम अच्छे क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं. Such land is very high. Hence these land are cultivated one of the twice or about 2 or 3 years. Or if these are included in the net shown area, then the percentage of NSA is India comes to 54% of the total reporting area. जैसा कि आपको डायग्राम में जो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं कि कैसे फसलें उगाने के लिए कृषि की बहुत ज़्यादा लागत आती है. 2 या 3 वर्षों के लिए एक बार इस जमीन को बोया जाता है, और यदि इसमें जमीन को निकाल दिया जाए, सोवन एरिया वाले को अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, एक से अधिक क्षेत्र जो शामिल किए जा रहे हैं. भारत में 54% जो है वो हिस्से पर खेती ही हो सकती है. So the pattern of not shown area varies greatly from the one state to another. और हर जो स्टेट है उसके अलग अलग होती है. इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब, जैसे कि पंजाब का 80% और हरियाणा का 80% है, बट लेस देन 10% ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जबकि अरुणाचल प्रदेश का सिर्फ 10% ही इसमें यूज होता है. यानी कि शुद्ध बोए हुए क्षेत्र जो है, पैटर्न नेट शोन जो एरिया है वो 80% है पंजाब और हरियाणा में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये 10% है, और इससे भी कम होता है. कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area. Geographical area जो है हमारे इंडिया का, इसमें फॉरेस्ट एरिया जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है,
और 33% जो है वो हमें वांछित एरिया है, यानी 33% जोग्राफिकल एरिया हमारे डिजायर है. सो इट वाज आउटलाइन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, और जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 लाई गई है, इट वाज कंसाइडर्ड इनिशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, और हमें हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बनाने की जरूरत है. एंड द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव्ड ऑन द फिंगर्स ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, जो कि इन जंगलों पर आधारित हैं, इन जंगलों पे जो काम करते हैं. और साथ ही साथ फिगर ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज अ वेस्टलैंड एंड लैंड put the another agriculture uses. What waste and the include rocky, arid, desert area, and land put on the another agriculture uses include सेटलमेंट्स, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री. और साथ ही साथ में आपको ऐसे भी एरिया दिखाए जाएंगे जिसमें कि जो जमीन है वो यूज नहीं आ रही है. अब वो कौन कौन सी ऐसी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप इसमें देखिए कि हमारे पास में नॉन एग्रीकल्चर यूज वाली है, वेस्टलैंड है, रॉकी एरिया है, एरिड और डेजर्ट एरिया है जहाँ पे कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है. सेटलमेंट्स है यहाँ पे, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री, यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं. सो द कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स ऑफ कंजर्व एंड मैनेज इट, it resulted in land degradation. This is termed how serious representation of the society and the environment. यानी हमारा जो समाज और पर्यावरण है इस पे बहुत गंभीर आपदा आ सकती है. एक बहुत सीरियसनेस हमें तरीके से इसको समझने की कोशिश करनी होगी कि किस तरीके से हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लैंड डिग्रेशन और कंजर्वेशन कर सकते हैं, और भूमि को कुछ संरक्षण के उपाय हमारे पास ऐसे होने चाहिए ताकि ये भूमि खराब ना हो, ताकि लैंड रिसोर्सेज को संभाल के रख सकें. तो वी मस्ट शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, वी विल हैव टू डू सम द फ्यूचर जनरेशन टू. हमारी जनरेशन को, आगे आने वाली जनरेशन को हम अच्छे से और हेल्दी और अच्छे यूज़ करने के लिए अगर हम लैंड देना चाहते हैं तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्योंकि 95% जो हमारी बेसिक नीड है वो यही पूरी करती है. ज़मीन से ही हमें सब कुछ मिलता है. शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड ऑल्सो. And human activities have not only brought about degradation of land but have also engraved the piece of natural forces to causes damage to land. और साथ ही साथ में हमें हमारी केवल भूमि हमारे जो खाने की है, कपड़े की है, मकान की है, इन सब की आवश्यकताओं को तो पूरी करती है. साथ ही साथ में अब हमें इसको नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को भी समझना होगा, और हमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग और कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन भी हमें कम करना पड़ेगा. सो माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर excavation work of the complete, leaving deep scar or trails or about burning. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, deforestation due to the mining have caused severe land degradation. यानी आप ये देखिए कि हमें हमारे जो माइनिंग जो साइट्स हैं, जहाँ पे कि मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमने माइनिंग बहुत ज़्यादा कर दी है. लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया है. इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओवरग्राजिंग होने लगी है. यहाँ पे जो चारागृह हैं, यानी कि पशु चारण जो होता है, जानवरों को हम ज़्यादा चराने लग गए हैं, तो यहाँ पे जो जमीन है वो खराब हो रही है. इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, overgrazing is one of the main reason. And in state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation यानी ज़्यादा सिंचाई हो रही है is responsible for land degradation due to of water logging leading to increase the salinity or alkalinity in the soil. यानी जमीन में पंजाब, हरियाणा जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा खेती करने वाला स्टेट है और इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अवेलेबल है, बट ज़्यादा इरिगेशन, ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पे जमीन में लॉगिंग होने लगी है और लीडिंग टू इंक्रीज द सलाइनिटी, यहाँ पे नमक जमने लग गया है जमीन पे और अल्कलाइन हो रही है. सो द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री and calicite as the soapstone and ceramic industries generate
ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और साथ ही साथ मिनरल्स जो हैं, जब हम इनको जो इंडस्ट्रीज जो हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डस्ट भी एटमॉस्फेयर में होने लग गई है, क्योंकि हमने अब क्या किया है, हमने जो हमारे यहाँ पे जो लैंड है, जो सॉइल है, उसको हमने सैरामिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से, लाइमस्टोन इंडस्ट्रीज की वजह से एटमॉस्फेयर में डस्ट आने लगी है। इट ट्रिगर्स द प्रोसेस ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। और जो फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जब ये सॉइल में जाती है तो सॉइल को भी खराब करती है। In recent years, and the industrial influence, the waste have to become a major source of land and water pollution in many parts of the country. और जैसा कि जो soil waste है वो जमीन में जब जाता है तो वो भी हमारे यहाँ के जो जमीन है, जो water है, जो land है, उसको pollute करता है. So there are many ways to solve the problem, as land degradation, afforestation and proper management of grazing can help to some extent of planting the shelter belts of plant. और अब डिफॉरेस्टेशन और साथ ही साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से इसको हम कंजर्व कर सकें। और साथ ही साथ इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ओवरग्रोजिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स बाय द ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। और जो एरिड एरियाज हैं वहाँ पे हमें अब क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ओवरग्रेजिंग इसको स्टॉप करना पड़ेगा। शेल्टर बेल्ट जो प्लांटेशन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। थ्रोनी बुशेस हमारे लिए लगाना ज़रूरी है डेजर्ट एरिया में। तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा वेस्टलैंड का एंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। और साथ ही साथ में जो हमारे माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरी है। Proper discharge of the disposal of the industry influenced and waste after treatment can reduce land and water degradation or industrial and suburban areas। यानी हमें हमारे जो इंडस्ट्रीज जो हैं इनके द्वारा जो निकाले गए जो वेस्ट मटेरियल है हमें उनको भी अब हमारे जो रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। और साथ ही साथ में सॉइल जो है वो कैसे एक रिसोर्स है हमारे लिए, तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ द सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और जो अर्थ पे जो ये रिसोर्सेज हैं ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं because the soil is a living system and it takes millions of years to form soil up to a few centimeter of that। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में it takes 1000 and million years लगते हैं। and a parent rock or bed rock climate vegetation and another form of life and time is important factor to formation of the soil। और soil के formation में जो parent rock होता है, vegetation होता है, क्लाइमेट होता है और साथ ही साथ अलग अलग तरीके की जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं वो इसको इफेक्ट डालती हैं इसके फॉर्मेशन में। और वेरियस फोर्सेस आर द नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। और नेचर भी इसमें अपना सहयोग देता है सॉइल को बनने में। और द टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स and activities of decomposers also। So the contribution of the formation of soil, chemical and organic charge can be taken place in the soil are equally important। Soil is consist of organic और इनऑर्गेनिक मटेरियल। यानी जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस और इनऑर्गेनिक यानी जिसमें ह्यूमस ना हो। आप लुक एट द सॉइल प्रोफाइल, जो टॉप मोस्ट सॉइल ये है ग्रीन वाला, ये टॉप मोस्ट सॉइल है और उसी का सेकंड पार्ट है सब सॉइल, वाटर, रॉक्स एंड सैंड ऑफ द सिल्क लेक जिसमें कि कंकड़ पत्थर होते हैं और सब स्टम्प्स वेदर्ड पेरेंट रॉक जिससे कि टॉप मोस्ट सॉइल बनती है। अनवेदर्ड पेरेंट बैड रॉक जो कि बहुत चट्टानी रूप में नीचे है। तो ये अलग अलग इसकी सॉइल की प्रोफाइल दी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties and the soil of India are classified in many types।
और जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए, तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनमें से एक है कलर, जो कि कैसा कलर है, थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी है सॉइल की, टेक्सचर कैसा है, वो स्मूथ है या रफ है, उसकी एज कितनी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो दिखने में कैसी है, एंड द सॉइल ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप्स। एंड जो इंडिया के सॉइल है उसको बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट. So thank you, good day, and don't forget to like and subscribe my channel. Good day.